नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपकी आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। ये अभ्यास सीरीज़ का जो है वो पार्ट है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है अभ्यास सीरीज़ में हम पूरे मंथ को जो है वो कंपाइल करके करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो ये मार्च 2024 का करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी को हम कवर कर चुके हैं और उत्तीर्ण सीरीज़ में हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर जो है वो कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट AI टीचर रोबोट रिसेंटली लॉन्च्ड इन केरला। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो केरल में लॉन्च किए गए भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है। देखिए, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर जो एक रोबोट के रूप में लॉन्च किया गया है वो अभी केरला में जो है वो लॉन्च किया गया है। और केरला में ये लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइरिस इसका नाम रखा गया है। आइरिस ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आइरिस जो है वो इंडिया का पहला AI टीचर, एक आर्टिफिशियल बेस्ड टीचर जो है वो बनाया गया है। इसको केरला में जो है वो लॉन्च किया गया है। केरला के KTCT हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम केरला में जो है उसको लॉन्च किया गया है। अब देखो, आइरिस जो है ये पहला AI टीचर है और आइरिस जो बनाया गया है ना, ये जो एक AI रोबोट या फिर AI टीचर जो बनाया गया है, ये बनाया गया है अटल टिंकरिंग लैब के तहत जो है ये बनाया गया है। ये ध्यान रखना है कि इसका ही ये एक पार्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया जी, इसको ध्यान रखना है, ये नहीं भूलना चाहिए अब आपको अगर AI टीचर रोबोट के बारे में पूछा गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले एक पेपर उठा के देखना, ऐसे स्पेसिफिक नेम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं कि क्या नाम रख दिया उसका, कहाँ पर लॉन्च किया गया। ठीक है जी, तो उस तरह से आपने ये क्वेश्चंस ध्यान रखने। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही ना। ये बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ऑन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। तो बोलते हैं कि UNDP के द्वारा अभी मानव विकास रिपोर्ट जो है वो जारी की गई 2023-24 की। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। तो देखो, UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई और भारत का 134th रैंक इसमें देखा गया। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो गया। यहाँ पर ही हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, इंडिया को जो है वो यहाँ पर 134 रैंक जो है वो मिला है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ये आपने ध्यान रखना है। उत्तीर्ण सीरीज में भी ये शायद डिस्कस हुआ होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मार्च 13, 2024 को था वो लॉन्च की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। इसको जो ये जो UNDP की रिपोर्ट थी, इसको किस टाइटल के तहत लॉन्च किया गया था? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रिमेनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये इसको जो था वो टाइटल दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या जो था वो दिखाया गया, इसमें रिपोर्ट से ये पता चला कि इंडिया का रैंक 135 था 2021 में। अब ये 2022 में जब ये रिपोर्ट आई 134 जो है वो हो गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो इसको वैल्यूएशन दी जाती है, वैल्यू की जाती है यहाँ पर, तो वो भी थोड़ी सी हमें 0 to 163 से देखकर 0 to 164 2022 में जो है वो देखने को मिली है। जिस कैटेगरी में रखा गया है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। ये आपने ध्यान रखना है। टॉप में अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री आई, तो स्विट्ज़रलैंड कंट्री जो है ये टॉप में जो था वो रही इस UNDP की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में। ये आपने ध्यान रखना है कि टॉप मोस्ट कंट्री जो है वो यहाँ पर कौन सी रही। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है, चाहे वो PGT की है चाहे वो एलाइट की है, उनको ये PDF जो है वो मिल गई होगी अभी तक और उन्होंने डेफिनेटली ये पहले ही प्रैक्टिस कर लिए होंगे क्वेश्चंस और अभी वो लोग डिटेल से यहाँ पर समझ रहे होंगे, तो वहाँ से भी हेल्प मिलेगी PGT के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखो, नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए भारत के, वो कौन बनाए गए, ये एग्जाम में, ये क्वेश्चन में जो है वो पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि नए इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अभी किसको बनाया गया है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है ज्ञानेश कुमार है, यहाँ पर सुखवीर सिंह संधू है, राजीव कुमार है। तो अगर हम बात करते हैं कि न्यू इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या पूछा गया है
क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर अभी अगर किसी को बनाया गया है तो एक तो बनाया गया है ये ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार जी को जो था वो न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। एक इनका नाम आपने ध्यान रखना है। दूसरा नाम आपने क्या ध्यान रखना है, दूसरा नाम आपने ध्यान रखना है सुखवीर सिंह संधू जी का। तो एक इनको बनाया गया है, एक इनको बनाया गया है। तो ओनली 1 और 2 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो ये जो है ज्ञानेश कुमार और सुखवीर ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। न्यू इलेक्शन जो कमिश्नर बनाया गया है ये इनको बनाया गया है। कब बनाया गया? मार्च 14 2024 को जो था वो बनाया गया। अब देखो इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, इलेक्शन कमीशन जो है हेड किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने ध्यान रखना है वो राजीव कुमार है। ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम आपने ध्यान रखना है, ये राजीव कुमार है। और जो अभी जो नए इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू, ये किसके द्वारा इलेक्ट किए गए हैं? देखो एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जिसमें जो था वो 3 मेंबर कमेटी ये बनाई गई थी, जिसको हेड किसके द्वारा किया गया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हेड किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और इसमें जो था वो और कौन कौन थे? तो देखो एक तो इसमें जो था वो इसको हेड करने वाले प्राइम मिनिस्टर ही थे। इनके अलावा एक यूनियन मिनिस्टर थे, जो यूनियन मिनिस्टर थे वो अमित शाह थे, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो था वो यहाँ पर बनाए गए थे। अभी देखो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस को करवाता है, और इलेक्शन कमीशन को हेड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे वो भी आपने ध्यान रखना है। तो सुकुमार सेन जो था वो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, सुकुमार सेन का। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चंस तो आपने पढ़ा होगा परंतु एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, तब ये क्वेश्चन कोई फायदा नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रामनाथ कोविंद लेड हाई लेवल कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन द वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडा टू प्रेसिडेंट ऑन। तो देखो एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें हाई लेवल की जो कमेटी बनाई गई थी उसको वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो था वो बोला गया था कि अपनी रिपोर्ट सौंपिए। उस कमेटी को जो उसके हेड बनाए गए थे वो रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया था। रामनाथ कोविंद जी कौन है? ये जो है वो फॉर्मर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रह चुके हैं। इनके द्वारा ये कमेटी की रिपोर्ट जो सबमिट की गई वो कब की गई? तो इनके द्वारा 14 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट सबमिट की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया खासकर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स। पीजीटी के लिए अगर आपको और भी ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो पीजीटी की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया, वहां से आप अवेल कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी और पेपर 1 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे। तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? देखो एक हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई थी ना वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेकर, तो इसको हेड कर रहे थे रामनाथ कोविंद जो कि प्रेसिडेंट है। अब इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट को जो है वो सौंप दिया गया है। ये रिपोर्ट कब सौंपी गई इनके द्वारा? ये रिपोर्ट जो था वो 14 मार्च 2024 को सौंपी गई। अब ये रिपोर्ट जो था वो इसमें 6 मेंबर पैनल जो था ये बनाया गया था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु इस कमेटी को सेटअप कब किया गया था? तो सेटअप किया गया था सितंबर 1 2023 को। कब? सितंबर 1 2023 को जो था वो इस कमेटी को सेटअप किया गया था। एक आपने वो ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये कमेटी जो बनाई गई, इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की वो कितने पेजेस की रिपोर्ट इसने सबमिट की? तो इसने देखो 18,626 पेजेस की रिपोर्ट जो था वो सबमिट की। 18,626 पेजेस की ये रिपोर्ट है जो इनके द्वारा सबमिट की गई वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और अब देखना होगा कि अगली बार आने वाले, इस बार के इलेक्शन तो हो गए लोकसभा के, अगली बार जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन है वो किस तरह से होते हैं। यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देखो बहुत सारे आर्गुमेंट उसके फेवर में किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो आर्गुमेंट किए जाते हैं। एक तो कहा जाता है कि खर्चा जो है वो कम होगा, जो गवर्नेंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, जहाँ पर पॉलिटिशियन मनी का ज़्यादा प्रभाव करते हैं वो भी कम हो जाएगा। बहुत सारी बातें इसके फेवर में कही जाती हैं, इसके अगेंस्ट भी बातें कही जाती हैं, परंतु वो सब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जितना हमने डिस्कस किया, डेट एग्जैक्टली जो डिस्कस की वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन 2024 अनाउंस्ड ऑन। 2024 के इलेक्शन अभी जो है वो आपको पता है कि वो कुछ एक फेसेस में हो रहे हैं, तो कुछ इलेक्शन जो है वो भी हो गए हैं, कुछ होने हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए लगाया गया वो कब लगाया गया?
वो लगाया गया 16 मार्च 2024 को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 16 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो था वो कंट्री में जो था ये अनाउंस कर दिया कि 7 फेसेस में जो है वो इलेक्शन होंगे। कितने फेसेस में? 7 फेसेस में इलेक्शन होंगे। अभी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है वो अप्रैल 19 से लेकर जून 1 तक जो है ये इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। जून 4 को जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अभी लगा हुआ है। अब देखो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि इलेक्शंस को जो है वो फ्री और फेयर तरीके से कराया जा सके, गवर्नमेंट मशीनरीज जो है वो उनका मिसयूज़ ना किया जा सके। और बहुत सारे क्लैसेस भी कई बार हो जाते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर, वो ना हो सके। जो पैसे का एक प्रभाव देखने को मिलता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो किया जाता है। वोटर्स को ऐसे ही प्रभावित ना कर दिया जाए, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर नज़र रखता है। बहुत सारी चीज़ें जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से होती हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कब ये लगा था। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही देखें, बोलते हैं प्रेसिडेंट गेव हर असेंट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको यूसीसी कहा गया। बोलते हैं उत्तराखंड 2024 ऑन, तो राष्ट्रपति ने जो है वो सम्मान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को अपनी मंजूरी दे दी। ये कब मंजूरी जो है वो दी गई? तो ये मंजूरी जो था वो मार्च महीने में दी गई थी। 11 मार्च 2024 को ये मंजूरी जो था वो दी गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 11 मार्च 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो था वो प्रेसिडेंट के द्वारा मंजूरी जो था वो दे दी गई। ये आपने ध्यान रखना है। अंडर कौन सा आर्टिकल था? अंडर आर्टिकल 201 जो था ये मंजूरी जो था वो दी गई। ये आपने ध्यान रखना है। अब उत्तराखंड में जो है वो पहला स्टेट बन गया है जिसने जो है वो यूसीसी को जो है वो कंडक्ट किया है आज़ादी के बाद। ये आपने ध्यान रखना है। और आर्टिकल 201 क्या बात करता है? आर्टिकल 201 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है कि जो बिल गवर्नर के द्वारा रिजर्व, कोई भी बिल स्टेट असेंबली में पास होता है तो वो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर उसको रिजर्व कर लेता है कई बार और प्रेसिडेंट के लिए भेज देता है। तो प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए भेजा गया था। आर्टिकल 201 उसी की बात करता है और प्रेसिडेंट के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई। अब यूसीसी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। तो यूसीसी देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे होता क्या है? इससे जितने भी धर्म हैं उन सभी के लिए एक सा कानून जो है वो आ जाता है। अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है? तो आर्टिकल जो हमारा 44 है, आर्टिकल 44 है। और पार्ट कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पार्ट ये चौथा है जिसमें ये बात की गई है यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो आता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पर देखो कुछ और भी बिल जो है वो अभी पास किए गए हैं, जैसे कि मार्च 14 2024 को जो है वो एक नया सेट जो है वो अमेंडमेंट्स का किया गया है इंडियन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं 2024 के, उनमें। तो ये 14 मार्च 2024 की डेट आपने ध्यान रखनी है, जिसमें जो है वो प्लास्टिक्स के बारे में बात की गई है। और एक 15 मार्च 2024 का भी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो नोटिफाई सिनेमेटोग्राफ जो रूल्स हैं 2024 के उनको जो है वो किया है, ताकि जो फिल्म की सर्टिफिकेशन होती है उसकी जो है वो प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये मार्च 15 भी ध्यान रखना है। अब देखो ये क्वेश्चंस पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस तरह के क्वेश्चन कहाँ पर पूछे गए थे, जैसे एक एग्जाम से जो पेपर लीक से संबंधित बिल पास किया गया था, एक वहाँ पर पूछ लिया गया था, वैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आगे के लिए तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं, एग्जैक्टली डेट्स को याद कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो एलाइड का ही एग्जाम क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाँ एलाइड की तैयारी अगर आप कर रहे हैं ना, तो देखो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड की टेस्ट सीरीज एक ऐसी टेस्ट सीरीज है, इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ईमानदारी के साथ तो बाकी सभी एग्जाम्स को ये कवर करेगी आपकी। और इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। जो आप एग्ज़ाम में डर के कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, तो प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करेंगे घर में बैठ के तो एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा और डेफिनेटली आप अच्छे से क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे और पेपर क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। बात तो सारी डेडिकेशन, प्रैक्टिस और पॉजिटिव वे में एनर्जी को यूटिलाइज करने की, अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सेरावीक लीडरशिप अवार्ड दिस ईयर। तो बोलते हैं कि इस वर्ष जो है वो सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। देखो ये किसको किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को। डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को जो है वो इससे सम्मानित किया गया है। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? देखो क्वेश्चन पूछा गया तब तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, अगर नहीं भी पूछा गया तो यहाँ से एक और क्वेश्चन जो है वो बनता है जो इम्पोर्टेंट है।
बोलते हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर जो है ये कौन है, ये तो पता होना चाहिए ना, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये कौन है। तो आपको पता है COP28 की जो मीटिंग हुई थी, COP28 की जो मीटिंग हुई थी वो UAE के द्वारा होस्ट की गई थी। UAE के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। तो उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था COP28 का प्रेसिडेंट ये डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर ही थे जिनको ये बनाया गया था। और अब इनको ये प्रेस्टिजियस सेरावीक लीडरशिप अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। अब ये आपको UAE में आपको बहुत सारा फ्लड देखने को मिला, उसके पीछे भी अलग अलग रीज़न है। क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द रीज़न है, क्लाउड सीडिंग वन ऑफ द रीज़न है। बाकी UAE के प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा सकता है, तो वो कौन है, वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जो है वो UAE के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, तो उनका नाम भी पता होना चाहिए। वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर पूछा भी गया है पहले। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त जो है वो किया गया है, तो वो नवनीत कुमार सहगल को किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन रैंडम होते हैं, पूछे गए तो पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाएंगे और बिल्कुल आप 2 नंबर पक्के ले जाएंगे, यहाँ पर कहीं नहीं जाते आपके नंबर। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। तो ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 का निकाला गया है। इसमें भारत का कौन सा रैंक रहा, देखो भारत का कौन सा रैंक रहा इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। इसमें भारत का 42nd रैंक जो था वो रहा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये इंटरनेशनल जो प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स निकाला गया, इसका नाम सुनते ही आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा। हमने पिछले कल ही जो उत्तीर्ण सीरीज है उसमें पढ़ा था कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया, ये कब मनाया जाता है, ये 26 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी IP एंड द SDG बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो पिछले कल ही हमने ये डिस्कस की थी इसकी थीम, ये कब मनाया जाता है। इसके साथ ही हमने 25 अप्रैल को जाना था कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो मनाया जाता है। अभी हमने जान लिया कि जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है वो कब मनाया गया। इसमें इंडिया का रैंक 42nd रहा आउट ऑफ 55 कंट्रीज में जो था वो इंडिया का रैंक रहा। ये कौन सी नंबर का एडिशन था, 12th एडिशन हमको ये देखने को मिला, ये भी आपने ध्यान रखना है। जारी किसके द्वारा किए गए, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो था वो फरवरी 28, 2024 को इसको जारी किया गया था। एक और बात ध्यान में आप यहाँ से रख सकते हैं कि इंडिया का स्कोर यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो इंडिया का स्कोर अगर हम इस इंडेक्स में बात करें तो 38.64% जो है वो ओवरऑल स्कोर इंडिया का देखने को मिलता है। टॉप में अगर हम बात करते हैं कौन सी कंट्री है, तो USA जो है वो टॉप में यहाँ पर कंट्री जो है वो आती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। USA के बाद UK जो है वो आता है, UK के बाद फ्रांस कंट्री हमें देखने को मिलती है इस रैंक में या फिर इस इंडेक्स में रैंकिंग वाइज, तो वो भी आपने ध्यान रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। और यही चीज़ें हम उत्तीर्ण सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की, वहाँ पर डिटेल में मैंने आपको बता रखा है और अभी भी हमने डिटेल से ये डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री फॉर्मली ज्वाइंड द नाटो एज इट्स न्यू मेंबर। तो बोलते हैं कि कौन सी कंट्री ने अभी नाटो को जो है वो उसके नए मेंबर के रूप में जो है वो ज्वाइन कर लिया है। देखो नाटो को अभी किसने ज्वाइन किया है, नाटो को जो है वो अभी ज्वाइन किया गया है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं न्यू मेंबर ऑफ नाटो। क्वेश्चन पूछने वाला जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 32nd मेंबर नाटो का कौन बना है, तो वो हमने स्वीडन पढ़ा था। फिर तो 32nd मेंबर नाटो का बना है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब ये मेंबर बना, तो स्वीडन ऑफिशियली स्वीडन ने जो ज्वाइन किया नाटो को वो मार्च महीने में किया। मार्च 7, 2024 को जो था वो इसने ऑफिशियली जो था वो ज्वाइन कर लिया नाटो को, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हमें देखने को क्वेश्चंस क्या मिल जाते हैं कि नाटो को उसने ज्वाइन किया तो नाटो का हेडक्वार्टर, नाटो की स्थापना कब की गई, इसके अलावा नाटो के टोटल मेंबर कितने हो गए। नाटो के टोटल मेंबर जो था वो 32nd मेंबर इसके हो गए, 32 मेंबर जो था वो इसके हो गए। और नाटो की बात करें कि नाटो को जो है वो एस्टेब्लाइज कब किया गया था, तो नाटो को एस्टेब्लाइज किया गया था 1949 में। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने ध्यान रखना है। नाटो के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि इसका
हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है नाटो का, वो भी आपको पता होना चाहिए कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली। तो बोलते हैं कि हाल ही में ये जो पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है, इससे किसको सम्मानित किया गया। तो पीबी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से रतन टाटा जी को जो था वो सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी हाल फिलहाल में किया गया था रतन टाटा जी का। कल भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, कल हमने उत्तीर्ण सीरीज में क्वेश्चन पढ़ा था। क्या क्वेश्चन हमने वो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसका नाम है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। 2021 का ये किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जो था वो दिया गया, और ये किसको जो था वो दिया गया था, तो वो रतन टाटा साहब को ही दिया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन इनके हो गए, ये 2 क्वेश्चन हमने जान लिए रतन टाटा जी के, इनको ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रेटिफाइड इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिसेंटली। तो बोलते हैं कि कौन सा देश ऐसा है जिसने हाल ही में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो है वो पुष्टि की है, उसको रेटिफाई जो है वो किया है। तो अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किसके द्वारा रेटिफाई किया गया है, तो पनामा के द्वारा जो है वो उसको रेटिफाई किया गया है। ये आपने ध्यान रखना है, पनामा कंट्री के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब पनामा के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है वो अभी रेटिफाई किया गया है, और ये 97th मेंबर नेशन है जो मार्च 2024 में जिसने इसको रेटिफाई किया। ये आपने ध्यान रखना है। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में क्वेश्चन जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन HAS एलाइड में पहले पूछे गए हैं, और डेफिनेटली अगर आज आगे पूछे गए तो कभी क्वेश्चंस आपके गलत हो ही नहीं पाएंगे। अब देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जाने उससे पहले हमने पढ़ा था कि रिपब्लिक ऑफ माल्टा भी जो है वो इसने जो है वो क्या किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो था वो ज्वाइन किया था, और 119वें नंबर के मेंबर के रूप में इसने ज्वाइन किया था। अब हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये जो था वो उसकी स्थापना की गई थी पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। इंडिया और फ्रांस के ये जॉइंट एफर्ट्स थे कि इसको हम स्थापना जो है वो उसकी करें। तो 2015 की ये बात है, नवंबर 30 था 2015 थी जब इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी थे उस टाइम। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रांकोइस हॉलैंड, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। उनके द्वारा ये इनिशिएटिव जो था वो लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा ज्वाइंटली ये इनके द्वारा जो था वो कोशिश की गई थी कि हम इस तरह से जो है वो क्या करें, इस तरह से कोई इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो बनाएं, और उनके द्वारा बनाया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका हेडक्वार्टर या फिर इसका सेक्रेटरीट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसके हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में ही जो है वो स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, ये हरियाणा में जो है वो स्थित है। हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में जो है वो उसका हेडक्वार्टर स्थित है, वो ध्यान रखना है। तो अलग अलग टाइम पर अगर कोई भी कंट्री इसको ज्वाइन करती है तो वो क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हो जाते हैं। अभी रेटिफाई किया गया वो हमने जान लिया, एक ज्वाइन किया गया था फरवरी महीने में, वो भी हमने जाना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन विल बी बिल्ट। तो बोलते हैं कि किस स्थान पर सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। सिक्किम का जो पहला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा वो रांगपो में बनाया जाएगा। रांगपो, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रांगपो जो है ये सिक्किम के पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, और अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी फाउंडेशन जो था वो रखी गई थी सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की, तब ये चर्चा में आया था। ये रेलवे स्टेशन जो है वो किसके साथ ज्वाइन करेगा, तो सिलगुड़ी को ये ज्वाइन करेगा। सिलगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, रांगपो के साथ जो है वो इसको जो है वो ये कनेक्ट जो है वो करेगा। ये आपने ध्यान रखना है, रांगपो के साथ ज्वाइन करेगा। ये आपको पता चल गया, रांगपो जो है वो सिक्किम में पड़ता है, और सिक्किम का ये पहला रेलवे स्टेशन जो है वो होगा। यहाँ से हम सिक्किम की बात कर ही रहे हैं तो नाथुला पास की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि पासिस के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया, तो भी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। नाथुला पास जो है वो सिक्किम में जो है वो स्थित है। सिक्किम, आपने ये ध्यान रखना है कि सिक्किम में ही जो है ये नाथुला पास जो है वो पड़ता है। इसके अलावा आपने एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो सिक्किम है ना, वहाँ का पहला जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या नाम है, तो पैक्योंग एयरपोर्ट है। वो पैक्योंग, जो हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, पैक्योंग एयरपोर्ट है जो सिक्किम का जो है वो पहला एयरपोर्ट है, उसके बारे में आप ध्यान रखें। और रेलवे की बात करते हैं तो इंडिया में तो रेलवे बहुत पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, 1853 की बात है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल हुआ करता था, बॉम्बे टू थाने पहली रेल जो था वो चली थी।
मुझे आप कमेंट करके बताइए यहाँ से कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी रेलवे लाइन है, तो जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसको कब इनॉग्रेट जो था वो किया गया था, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2023-2024। तो बोलते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 जो है वो कौन सी टीम के द्वारा जो था वो जीती गई है। तो अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी 2023-24 इनके अभी जो मैच हुआ वो किसके द्वारा जीता गया, वो जीता गया मुंबई के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मुंबई ने जो था वो इस मैच को जीता और मुंबई ने किस टीम को यहाँ पर हराया, मुंबई ने जो था वो विदर्भा टीम को यहाँ पर हराया, इसको यहाँ पर इन्होंने डिफीट किया और मुंबई जो था वो विनर आ गई। रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से जो है वो जुड़ी हुई है, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्रिकेट की ये ट्रॉफी है। आजकल आईपीएल मैच जो है वो चले हुए हैं, तो आईपीएल का कोई विनर बनेगा वो आपने ध्यान रखना है। वैसे आईपीएल वुमेन तो हो चुका है, उसके विनर जो है वो कौन सी टीम जो है वो आई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आईपीएल वुमेन की जो है वो कौन सी टीम 2024 में जो है वो विनर बनकर आई है। वैसे वुमेन का जो आईपीएल है ना उसको WPL कहते हैं, वुमेन प्रीमियर लीग, ये आप ध्यान रखें। आईपीएल वुमेन का नहीं, WPL उसको बोलेंगे अलग से, वुमेन प्रीमियर लीग। और अभी जो करंट चैंपियन उसकी टीम है वो है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो उसकी करंट चैंपियन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं In March 2024, 6 heritage sites in which state were added to UNESCO tentative list of World Heritage Sites। तो बोलते हैं मार्च 2024 में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को जो था वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की जो अस्थाई सूची है, एक टेंटेटिव लिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये टेंटेटिव लिस्ट है। तो पूछा गया क्वेश्चन तो अभी 2-4 महीनों में कोई पेपर होगा उसमें पूछा जा सकता है, ज़्यादा रेलिवेंस ये क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर एक बार लिस्ट आ जाती है तो उसके बाद रेलिवेंट नहीं रहेगा, फिर वही जो है वो रेलिवेंट रह जाएंगे, जो परमानेंट मेंबर जो है वो बनाए जाएंगे। हम बात करते हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट जो मार्च 2024 में बताई गई, उसमें मध्य प्रदेश के जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। मध्य प्रदेश की 6 साइट्स ऐसी हैं ना जिनको ऐड किया गया है इसमें, जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। ये कौन कौन सी हैं, एक ग्वालियर फोर्ट हो गया, एक हिस्टोरिकल ग्रुप ऑफ धमनार हो गया, एक भोजेश्वर महादेव टेम्पल हो गया, रॉक आर्ट्स जो साइट है चंबल वैली की वो हो गया, खूनी भंडारा जो है बुरहानपुर का वो हो गया, और एक गौंड मॉन्यूमेंट हो गया रामनगर मंडला का, ये हो गया। तो ये 6 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको ये मध्य प्रदेश में जो है वो पड़ती हैं, इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन हमने लास्ट एडिशन में जो था वो डिस्कस किया था। लास्ट एडिशन जो हमारे पास इससे पहले की एडिशन है इस सीरीज़ की, फरवरी महीने की, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी हैज़ बिन कॉन्फर्ड प्रेस्टिजियस जनपीठ अवार्ड 2023। अभी ये 2024 में अवार्ड जो है वो दिया गया है, जनपीठ अवार्ड 2024 का। ये किस किस को जो है वो दिया गया है, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि कहाँ पर दिया गया है। PGT फिजिक्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और डेफिनेटली आगे इस तरह का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो अभी तो आपको ये कमेंट करके इसका आंसर बताना है। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।